तो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विथ आशुतोष। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने एक ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे सेट्स जो आपके एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे हमने कुछ सेट्स डाले हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वो सेट जो आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे, आपके एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। एग्जाम से पहले अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको R&D फॉलो करना ही होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, जो कि बेस विशाल और धमाल होने वाला है। और ये किसके किसके लिए रिलेवेंट है? CGL, CPO, CHSL और MTS के लिए रिलेवेंट है। अगर आप इसके एस्पिरेंट हैं तो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। टॉप 25 TCS के प्रश्न होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके साथ उसका रिलेशन भी बताते हुए हम चलेंगे कि उसका रिलेशन क्या है, उसके और भी क्या तथ्य हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से, लेके प्रभु का नाम। और हमारा पहला प्रश्न है, डैश अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति का त्योहार हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। डैश a festival of the Galo tribes of Arunachal Pradesh is celebrated in April every year। और आपके ऑप्शन है ए ढोल जात्रा, बी अली ए लिंगाग, सी मोपिन या डी मी डम मी फी। ये SSC MT 2021 में आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर देंगे। जिसको आता है उससे रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसे पता चल जाएगा। और इसका आंसर है, जी हाँ जी हाँ, इसका आंसर है सी मोपिन। ठीक है, ये एक हार्वेस्टिंग का त्यौहार है, मतलब फसल कटाई के समय ये त्यौहार होने वाला है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि स्त्रियां अपने गालों पे कुछ लगा रही है। ठीक है, इस त्यौहार में गालो ट्राइब भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि की चित्रित की। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, डैश पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। और आपके ऑप्शन है ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर, बी अविंद्र नाथ टैगोर, सी सत्येंद्र नाथ टैगोर या डी गजेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर देंगे, और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका आंसर है, जिसका भी डी सही है वो है सही। गजेंद्र नाथ टैगोर ने इनकी छवि को बनाया। ये है भारत माता की छवि जो कि उन्होंने पेंट किया था। ठीक है, और 1905 में और क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया करवाया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक थे? 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे, और उनके वायसराय कार्यकाल के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का प्रांत विभाजन लागू हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत को अंग्रेजों ने नवाब की कुशासन के बहाने से अपने कब्जे में ले लिया था? Which of the following princely state was exempt by the British under the pretext of misgovernment of the नवाब? ऑप्शन है अवध, बी नागपुर, सी सतारा या डी उदयपुर। ये आंसर दीजिए। SSC MT 2021 में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न वही जो आपके एग्जाम में आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में हमारे। और इसका आंसर है अवध। किस नीति से ली गई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत लिया गया था। उसमें लॉर्ड डलहौजी ने ये लागू कराया था। कब लागू किया? ठीक है, 1947 में भारत के विभाजन से पहले लगभग 584 रियासत होती थी, जो मूल राज्य भी कहा जाता था जिन्हें। ठीक है, अगर बोला जाए कि मूल राज्य किसे कहा जाता था तो प्रिंसली स्टेट यानी रियासतों को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which of the following statement about the Reserve Bank of India is incorrect? और ऑप्शन ए है, भारतीय रिजर्व बैंक
ने 1935 में परिचालन शुरू किया? ऑप्शन बी, 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्र की स्थापना की सिफारिश की। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया है। इसमें दो ही ऑप्शन है क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन है और आपको बताना है इनकरेक्ट, ना कि सही बताना है आपको। और इसका आंसर है बी, 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्र की स्थापना की सिफारिश की। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता था। ये सारा सर गलत है। ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में आता है और इसके प्रेजेंट गवर्नर, जो 25वें गवर्नर है, वो कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेट अप एट कोलकाता इन 1859? और ऑप्शन है ए श्री रामपुर, बी रिसरा, सी मेसरा या डी हावड़ा। इसका आंसर देंगे? जी हाँ, जिसका भी आंसर है बी वो होगा सही। रिसरा में जूट की फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा प्रश्न है, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश। ऑप्शन है अगरतला, बी गुवाहाटी, सी कोहिमा या डी इम्फा। SSC-MT 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर देंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर मेरे को लगता है 95% बच्चों को पता ही होगा। चलिए इसका आंसर है बी गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में नीलज पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है। इसको याद रखेंगे, किसके लिए? कामाख्या को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती? Which of the following diseases is not caused by intensity of pollution water? ठीक है। ए दिमागी बुखार यानी मेनिटिस, बी टाइफाइड, सी रेबीज या डी हैजा यानी कोलेरा। आपको नहीं बताना है, नॉट। यहीं पे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी रेबीज। रेबीज के कारण, रेबीज एक विषाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया का कारण होता है, ना कि गंदे पानी पीने से होता है। किसी जानवर के काटने से होता है, जिसको रेबीज की इन्फेक्टेड हो रेबीज से, उसके काटने से किसी को भी रेबीज हो सकता है। रेबीज के कारण दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग 60,000 लोगों की मौत होती है, जिनमें से 40% 15 साल के बच्चे होते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ मौत होती है? अफ्रीका एशिया में 90% मौत, मतलब 90% रेबीज के केसेस अफ्रीका और एशिया में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? और ऑप्शन है ए धातुओं का गलनांक उच्च होता है, बी धातुओं उष्म की सुचालक होती है, सी सीसा और पारा उष्म के सर्वोत्तम चालक है, या डी शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। और इसका आंसर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ साथ इसका तैयारी करते रहिए और एक ना एक दिन जीके जीएस में तो आप फाड़ ही देंगे। चलिए इसका आंसर है सी, सीसा और पारा उष्म के सर्वोत्तम चालक नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट बताना था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे अगर आप गलती ना करें तो हो सकता है कि आप अपने एग्जाम में भी गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नौवां प्रश्न है, हाफिज डैश सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवाने या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। Hafiz was a poet of dash century whose collection of poems is known as Diwan or Diwan Hafiz. Option A 14th century, option B
16th सेंचुरी, ऑप्शन सी 17th सेंचुरी या ऑप्शन डी 13th सेंचुरी। और इसका आंसर देंगे, और इसका आंसर है ए 14th सेंचुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 10वां प्रश्न है, इसके बाद हमें आप बताएंगे कि कितने सही हुए आपके। हर 10 के बाद हम पूछेंगे आपसे और आप बता सकते हैं अपने सुझाव को, अपने क्वेश्चनों को, अपने गलती और अपने सही को हमारे कमेंट बॉक्स में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में वर्ष 1858 में अधिनियमित किया गया था? Which of the following act was enacted in British India in the year of 1878? A. भारतीय संविधान अधिनियम, B. ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, या सी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, या डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर देंगे। बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। और इसका आंसर है बी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको क्यों किया गया था इस एक्ट को? क्योंकि इस अधिनियम में अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य दक्षिण को छोड़कर देश में हर जगह ओरिएंटल भाषाओं में प्रकाशनों में देशद्रोही लेखन को नियंत्रण करना था। जो भी इनके खिलाफ देशद्रोही बातें करते थे अन्य किसी भाषाओं के पत्र में, तो उनके लिए ये नियम लगाया गया था कि आप नहीं प्रेस इसको छाप सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? Which of the following books was written by James Mill, a Scottish economist in 1817? ठीक है, और इसका आंसर है A. The History of Britain in India, B. The Great Mutiny, C. Poverty and Un-British Rule in India, या D. A Passage to India। ठीक है, ये इनके बुक्स के नाम है, आप बताएं। और इसका आंसर है, जी हाँ आप सही जा रहे हैं, इसका आंसर है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये कब लॉन्च हुई थी? 1817 में इसका ये पब्लिकेशन हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? जेम्स मिल है, जो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री है। ठीक है, स्कॉटिश वो होते हैं जो स्कॉटलैंड से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न में आ सकता है। और यहाँ पे 12 प्रश्न की घंटी बजते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सांकेतिक नहीं है? Which of the following is not a natural acid base indicator? A. लाल पत्ता गोभी के पत्ते यानी रेड कैबेज लीव्स, B. अजवाइन की पत्ती यानी थेम्स लीव्स, या C. जेरियम के फूल यानी जेरियम फ्लावर्स, या D. पुटनिया के फूल यानी पुटनिया फ्लावर्स। और इसका आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और इसका आंसर है बी अजवाइन की पत्तियां। थीम्स ऑफ लीफ, प्राकृतिक संकेतक एक प्रकार का संकेतक है जो प्राकृतिक रूप से पाया जा सकता है और यह निर्धारण कर सकता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्षारीय का मतलब अल्काइन सब्सटेंस तो नहीं है इसके बारे में। और प्राकृतिक संकेतों के कुछ उदाहरण लाल गोभी, हल्दी, अंगूर का रस, शलजम त्वचा, करी पाउडर, चेरी, चुकंदर, प्याज, टमाटर आदि हैं, जिसके तो प्राकृतिक संकेतों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कुगर का कोंडवा समुदाय डैश त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? कोरगोस कोडवा community worship weapons during the dash festival? A. भगोरिया, B. कल्पोद, C. थाईपुशम, या D. मड़ई यानी शेड।
ठीक है, इसका आंसर देंगे। ये ट्राइब से रिलेशन है, इसको याद करें, बिल्कुल याद करें। इसका आंसर है बी, कलपोद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने हथियारों की पूजा की जाती है। यहाँ पे इस फोटो में आप देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बंदूक, राइफल और कुछ तलवारों को रखा गया है। ठीक है, चलिए हमारे दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं, और हमारा 14वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बक्स टाइगर रिजर्व को निम्न कारणों से खतरा है। द बक्स टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज threatened by the ongoing dash। ए, मैग्नाइट खनन से यानी मैग्नाइट माइनिंग से। बी, तांबे का खनन यानी कॉपर माइनिंग। सी, हेमटाइट खनन यानी हेमटाइट माइनिंग। या डी, डोलोमाइट खनन यानी डोलोमाइट माइनिंग। ठीक है, इस खनन से, जो कि गैर कानूनी है, बक्स टाइगर रिजर्व को खतरा है। इसका आंसर है डी, डोलोमाइट खनन से। ये डोलोमाइट पत्थर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी का खनन इलीगल है इस नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में। अच्छा, क्या क्या कौन से और भी टाइगर रिजर्व पार्क, नेशनल पार्क है? तो बक्सा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है। दूसरा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है बंगाल में। जल द्वापरा राष्ट्रीय उद्यान है। नेओर वैली राष्ट्रीय उद्यान है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आप याद करें, क्योंकि ये सारे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बंगाल में है। चलिए दूसरा प्रश्न, और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद? और ऑप्शन है ए, एक आत्मकथा स्वतंत्र की ओर, एन ऑटोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम। बी, विश्व का इतिहास की झलकियां, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सी, भारत की खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। या डी, भारत का विभाजन, इंडिया डिवाइड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, और ये आया हुआ प्रश्न भी है आपके एग्जाम में। इसका आंसर दें, और इसका आंसर है डी, भारत का विभाजन यानी इंडिया डिवाइड। ठीक है, ये उनकी पुस्तक का नाम है। और भी ये जो सारे क्वेश्चन है, टुवर्ड्स फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुआ, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। उनकी एक आत्मकथा है, कौन? टुवर्ड्स फ्रीडम। जब वे जेल में थे तब उन्होंने लिखा था। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने ही लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने। एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल। ठीक है, इन तीनों को बुक को किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अगर पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी पुस्तक जेल में लिखी है, तो टुवर्ड्स ऑफ फ्रीडम उन्होंने जेल में लिखी है, जो उनकी आत्मकथा है। दूसरा प्रश्न, 16वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया। डैश was made the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey। ए, सिराजुद्दौला। बी, मीर जाफर। या सी, अली वर्दी खान। या डी, मीर कासिम। इसका आंसर देंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर दें। और इसका आंसर है बी, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर एक्चुअली सिराजुद्दौला के सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसको अंग्रेजों ने ब्राइब देके यानी घूस देके उसको डिफीट करा दिया, सिराजुद्दौला को। ठीक है, कब हुआ था पिलासी का युद्ध? तो 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके साथ कौन थे? साथ देने वाले फ्रांसीसी थे। और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जिसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और कौन जीता था? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। तभी उन्होंने क्या बनाया था? बंगाल का नवाब किसको बना दिया था? मीर जाफर को बना दिया था, क्योंकि उसने उनका साथ दिया था। चलिए दूसरा प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पर्सनल फुटबॉलर प्लेयर, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर? ए, मैग्नस कार्लसन। बी, पीटर स्विडल।
सी बोरिस गेलफ्रेड या डी सादिया माने। इन सब में से कौन एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है? और इसका आंसर है डी सादिया माने। ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है, इन्होंने फीफा खेला है, इन्हें रेड बुल के तौर से इनको लिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। और 18 प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? हाउ मेनी कलर डज सनलाइट कॉन्सिस्ट ऑफ? इसका आंसर तो आपको देना ही चाहिए, है ना। और इसका आंसर आपको नहीं आता तो इसको देखें, इस सेशन को, इस पूरे सेशन को 10 सेटों का सेशन अगर आप देख ले तो आपका बहुत सारा एसएससी एमटीएस का जी के कवर हो सकता है। चलिए इसका आंसर है सी 7। ठीक है, ये व्हाइट लाइट आप देख रहे हैं, व्हाइट लाइट धूप है, जब ये प्रिज्म से लड़ती है तो ये छिद्रों में मतलब रेस में बदल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7 छिद्र कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड का होता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो वायलेट का होता है। ठीक है, जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो केवल एक ही प्रकाश मिलता है जो कि सफेद होता है। तो 7 रंगों से मिलके एक कलर बनता है जिसे हम लोग सफेद या व्हाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां प्रश्न है, भारत का प्रसन्नता सूचकांक 2023 क्या है? व्हाट इज द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ इंडिया 2023? इसके ऑप्शन है ए 129, बी 126, सी 132 या डी 120। इसको ऐसा आंसर को याद कर ले। इस प्रश्न को अगर नहीं आता आपको तो इसको याद कर ले, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर है 126। कितने देशों में? 136 में, हमारा 126 है, यानी 10 कम। हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार 2022 में 146 देशों में कितना था? 136 था, फिर भी 10 कम था, आज भी 10 कम है ऑल टोटल में से। और इसको कौन कराता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क कराता है, इसकी सूची को रखता है, इसको जारी करता है। इसको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और 20वां प्रश्न है, इसके बाद कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने नए प्रश्नों को आपने देखा। तो 20वां प्रश्न है, दुनिया का नंबर 1 प्रदूषित शहर कौन सा है? विच इज द नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? ए काशगर चीन, बी दिल्ली, सी दमन सऊदी अरब या डी लाहौर पाकिस्तान। इसका आंसर दें, कौन सी सिटी सबसे पॉल्यूटेड है? और इसका आंसर है ए काशगर चीन। काशगर चीन सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक है। और दुनिया की अगर सबसे प्रदूषित राजधानी बोली जाए तो हमारी दिल्ली है ना। इसको बदलना होगा हम लोग को, हमारी सिटी, हमारी राजधानी इतनी पॉल्यूटेड नहीं हो सकती। चलिए दूसरा प्रश्न। ये रिवीजन का प्रश्न है, जो भी आपने अगले सेशन में देखे थे उसमें से भी कुछ ऐसे क्रीम जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसको रिवीजन के साथ साथ आप याद कर सकते हैं। रिवाइज कराने का यही मकसद है हमारा। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। और इसका 21वां प्रश्न है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the first Governor General of the British India from 1773 to 1785? और ऑप्शन है सर जॉन शॉर, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेंसली। इसका आंसर देंगे, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में भी था, अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसे जाके देखें, क्योंकि वो भी प्रश्न बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसका आंसर है बी वॉरेन हेस्टिंग। इनका जन्म 6 दिसंबर 1732 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 22 अगस्त 1818 में। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम बंगाल के पहले गवर्नर और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, जब तक कि उन्होंने 1785 में इस्तीफा नहीं दी थी।
ठीक है, चलो। और 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माचुरी फोक डांस प्रैक्टिस्ड? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर देंगे। माथुरी फोक डांस कहाँ पे प्रचलित है? उसका आंसर है ए तेलंगाना में ये फोक डांस प्रचलित है। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अच्छा, तेलंगाना फोक डांस और क्या क्या होता है? घुसड़ी नृत्य होता है, डिमसा नृत्य होता है, लंबाड़ी नृत्य होता है और दीपू नृत्य यहाँ पे किया जाता है। ये भी यहाँ के प्रसिद्ध फोक डांस हैं, इसको भी याद रखें। चलिए, अब दूसरा प्रश्न। 23वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? वेयर इज द फीफा वर्ल्ड कप 2026 scheduled to be held? और ऑप्शन ए है अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, या बी जर्मनी, इटली, फ्रांस, या सी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, या डी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। इसका आंसर देंगे। ये 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप है, कहाँ पे होगा? तो जी हाँ, आप सही है। ए अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में होने वाला है। इसमें 6 संघ, 211 राष्ट्र संघ भाग लेते हैं। इसमें 211 पुरुषों की टीम है और 129 महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। और 24वां प्रश्न है। हम 25वें प्रश्न तक जाते जाते आपके कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे, आपने कितने कमेंट किए हैं और कितने सही हैं आपके। ठीक है, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ से पोषित नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्नो फेड रिवर? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, डी कावेरी। यस, इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है बी यमुना। यमुना एक हिमनद से निकलता है, बाकी सारे हिमनद से ही तो निकलता है, बट ये आइस फेडेड है, बर्फ से पिघल के बनने वाली नदी है। ठीक है, चलिए यही हमारा 25वां क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, अभी है। अच्छा, 25वां प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? Fundamental duties of citizens were added to the Constitution of India in the year of A. 1976, B. 1983, C. 1967 या D. 1951। ये SSCMT 2022 में आया हुआ प्रश्न है, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है। इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका प्रश्न का आंसर। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है? प्रोस्पेरिटी है, डिग्निटी है, रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, पीस है, होप है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ट्रस्ट है। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें समाज को देना होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा 25 प्रश्नों का सिलसिला खत्म हो गया। और भी आपको प्रश्न अगर देखने हैं तो इस सेशन से जुड़े रहे, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही बेमिसाल होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं, उनको मैं लाता हूँ छांट के, बांट के, और उसके और भी जानकारी को लेके आने की प्रश्न कोशिश करता हूँ। अगर इसकी इस जानकारी को आपको बहुत ही पसंद आए, सब्सक्राइब कर ले। डेली रूट पे हम ये क्वेश्चन लाते रहेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते रहेंगे, तो भैया इसको मिस बिल्कुल ना करें। ट्राई करें इसको देखने का। अगर आप देख नहीं पाते तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इसे तो वॉइस ओवर कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद इसका, इस सेशन से जुड़े हुए रहने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए हम अपने स्पेशल प्रश्न जो कि हम हर सेशन के बाद देते हैं, ठीक है, उसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा स्पेशल क्वेश्चन क्या था? नेक्टोलोपिया, जिसे आमतौर पर रतौंधी के रूप में जाना जाता है, किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, या विटामिन सॉरी ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ठीक है, ये दमदार प्रश्न है, इसकी बॉडी भी देख सकते हैं आप, है ना, ललकार रहा है आपको।
तो इसका आंसर हम दे देते हैं, इसका आंसर होगा विटामिन ए। क्योंकि उक्त प्रक्रिया में शामिल रेटिना विटामिन ए का ही एक प्रकार होता है। अतः विटामिन ए की कमी हो तो उजाले से अंधेरे में आने पर कम प्रकाश में रेडियोस्पिन का निर्माण नहीं होता और जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? रतौंधी कहते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर और भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं, अगर आप नहीं देख सकते तो आप इसे सुन भी सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका इस सेशन को बने रहने के लिए। अगर मन करे तो लाइक कर दो, नहीं करे तो मत करना। चलो, थैंक यू सो मच। खुश रहो, आनंदित रहो।